हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम में रिकॉर्ड क्वेश्चंस करेंगे जो दिसंबर 2024 में पूछे गए थे। तो लगभग 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक्चुअल क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2024 को ये बीएफएम एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या हमें ये हेल्पफुल रहेंगे? बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 22 को जो है 22 दिसंबर को चेन्नई और पांडिचेरी दो जगहों का जो है एग्ज़ाम रिशेड्यूल हो गया था, तो उनको मदद करेगा। प्लस भविष्य में भी यदि आप ये वीडियो कभी देख रहे हैं तो विश्वास करिए कि इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होंगे। क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा तो टॉपिक जरूर रिपीट होता है, ये आप जानिए, ठीक है। रिपीटिशन इज देयर, मतलब घूम टहल के उसी के आस पास ही क्वेश्चन घूमते हैं। मतलब जैसे ये उदाहरण के लिए डीएसआईबी का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहली बार नहीं आ रहा है डीएसआईबी पर। ये वाला जो मिनिमम 44% और ये सारा क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है फ्रेंड्स। ओके, इसको मैं करता हूँ नीचे ताकि क्वेश्चन के मोड में पढ़ा जा सके। तो देखिए, लवरेज रेशियो, इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने कोर्स देखा हुआ है हमारा वीडियो, तो लवरेज रेशियो फॉर डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, डीएसआईबी बोला जाता है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ऐसे बैंक जो घरेलू तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है, उनके लिए लवरेज रेशियो क्या रखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। तो हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि भाई डीएसआईबी 4% है किसके लिए, डीएसआईबी के लिए, और अदर के लिए 3.5% है। जनरली हम यही पढ़ते हैं। आईआईबीएफ क्या किया, थोड़ा सा और आगे गया और गहराई में उसने पूछा कि भाई मिनिमम 4% चाहिए कि मैक्सिमम 4% चाहिए। कन्फ्यूजन डाल दी। जनरली हम पढ़ते हैं कि डीएसआईबी 4% होना चाहिए पर उसमें भी थोड़ा इस बार वो और गहराई में गए। उन्होंने पूछा कि मिनिमम 4% होना चाहिए या मैक्सिमम 4%, मिनिमम और मैक्सिमम 3.5%, ठीक है। तो ध्यान रखें भाई, डीएसआईबी के लिए ये 4% होता है और अदर बैंक के लिए डीएसआईबी के अलावा, ठीक है, 3.5% होता है, लेकिन ये मिनिमम इतना होता है, कम से कम इतना होना चाहिए। सो और आंसर विल बी ए। जिनका एग्जाम रीशेड्यूल है सीधे पढ़ लीजिए, आप मान कर चलिए कि मतलब 60% क्वेश्चन विल बी रिपीटेड। 60% क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे जो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। 40% के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे पास नहीं आए हुए भाई। 100 क्वेश्चन होते हैं तो हार्डली 30-35 बहुत बड़ी बात होता है कि 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तक मैं अरेंज कर पाता हूँ। तो इसका मतलब कि 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन मेरे पास आए ही नहीं है, तो उनको कैसे कवर करेंगे? तो उसके लिए टॉपिक मिल जाते हैं कि भाई ये पूछा गया था, वो पूछा गया था, तो गो थ्रू इट, ठीक है, उससे गो थ्रू करिए, पास हो जाएंगे। डीएसआईबी 4%, अदर के लिए 3.5%। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम, ठीक है। दैट रिस्क इज द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम निगेटिव पब्लिक ओपिनियन। निगेटिव पब्लिक ओपिनियन यानी कि लोग आपके बारे में उल्टा सीधा भला बुरा बोल रहे हैं कि तुम आदमी अच्छे नहीं हो, बैंक के बारे में बोल रहे हैं कि यार ये तो डूबने वाला है। तो अगर ऐसी बातें हो रही हैं, उल्टी सीधी गॉसिप हो रही हैं, तो उसमें कौन सा रिस्क होता है? तो सर ये रेपुटेशन को प्रभावित करता है। बोलते नहीं, मेरी एक मार्केट में रेपुटेशन है और उसके बारे में लोग उल्टा सीधा निगेटिव बोलेंगे तो आपकी रेपुटेशन को लॉस होता है। तो सिमिलरली ये रेपुटेशनल रिस्क को बढ़ावा देता है। निगेटिव पब्लिक ओपिनियन, गलत सलत बातें बोलना, अफवाह फैलाना, दीज आर रेपुटेशनल रिस्क की बातें हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द रिस्क दैट द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। रेपुटेशनल रिस्क वाला क्वेश्चन भी सर ये कई बार पूछा हुआ है, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि अगर एसेट और लाइबिलिटी का इंटरेस्ट रेट सेम मैग्नीट्यूड में चेंज ना हो तो उसे क्या कहते हैं सर? बेसिस रिस्क कहा जाता है। न्यूमरस टाइम, मतलब लाइव क्लास में मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया होगा कि बेसिस रिस्क पूछते हैं। ओके, तो ये सर बेसिस रिस्क है आपका। ये भी क्वेश्चन हमने मतलब जब केस स्टडी करी होगी तो वहाँ पर बार बार जिक्र हुआ, वैसे भी करता ही रहता हूँ कि जो टायर 2 कैपिटल होती है वो टायर 1 कैपिटल का मैक्सिमम कितना % हो सकती है? अधिकतम 100% हो सकती है। ध्यान रखें, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 100% हो सकती है, ठीक है। एक केस स्टडी करी थी, उसमें याद हो कि टायर 1 कैपिटल मान लो 12,000 करोड़ है और टायर 2 कैपिटल बताता है कि 20,000 करोड़ है। तो फिर बाद में हम क्या करते थे कि सर टायर 1 कैपिटल अगर 12,000 करोड़ है तो टायर 2 कैपिटल मैक्सिमम 12,000 करोड़ ही हो सकती है। भले ही 20,000 करोड़ है, लेकिन हम इसको मैक्सिमम 12,000 करोड़ ही लेते थे, ठीक है। केस स्टडी वगैरह करिए, अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था। तो ये ध्यान रखिए कि मैक्सिमम 100%, अगर वहाँ कंफ्यूजन करे कि मिनिमम मैक्सिमम, तो कीप इन माइंड कि मैक्सिमम होता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी मैंने मतलब जो आपको टॉप क्वेश्चंस पढ़ाए थे उसमें मैंने पढ़ा रखा था जून 2024 के कुछ लाइव क्लास में, ठीक है। तो देखो एमआरआर पूछा है, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट कितनी होती है किस केस में, इन केस ऑफ रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं, मतलब यहाँ पर एमआरआर 3 तरीके के होते हैं। लेस देन 24 मंथ के लिए 5% होता है शायद, मोर देन 24 मंथ के लिए 100% होता है, और अगर जो है ये जो है आपका मतलब मॉर्गेज का लोन है और उसमें मतलब लोन है, ठीक है, रेजिडेंशियल लोन है लेकिन घर को गिरवी रखा गया, मॉर्गेज किया गया है, तो उस केस में 5% होता है। कितना? 5% ऑफ बुक वैल्यू। कितना? 5% ऑफ बुक वैल्यू। ये भी सब 5% ऑफ बुक वैल्यू, 10% ऑफ बुक वैल्यू ही होता है। पढ़ाया हुआ है सर आपको, पर जो एग्जाम में पूछा था उन्होंने वो यही वाला पूछा था कि अगर मॉर्गेज बैक जो है सिक्योरिटी है तो उस केस में कितना होता है, 5% ऑफ द बुक वैल्यू होती है एमआरआर। ओके, तो जिनका एग्जाम मतलब इमीडिएटली ही है उनको तो ऐसे मतलब रट के जाइए बेसिकली और सीधे आंसर टिक करिए, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है अपने आप में कि अगर स्टेटस होल्डर है एक्सपोर्टर तो वो राइट ऑफ कितना % कर सकता है एक्सपोर्ट रियलाइज, पिछले लास्ट कैलेंडर ईयर में जितना एक्सपोर्ट रियलाइज हुआ है उसका मैक्सिमम 10% तक वो राइट ऑफ कर सकता है स्टेटस होल्डर। अगर नॉर्मल है, स्टेटस होल्डर नहीं है, तो 5% कर सकता है। अगर स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर है तो 10% कर सकता है, और अगर बैंक खुद करना चाहे तो उस केस में भी 10% होता है। 3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। जो आपसे पूछा गया है वो स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर के बारे में पूछा गया। योर आंसर शुड बी 10% पिछले कैलेंडर ईयर का, ठीक है। इस बार इन्होंने पूछा कि वॉलेटिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है। तो ध्यान करिए, जब भी वॉलेटिलिटी हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं तो हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। व्हाट वी कैलकुलेट, हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो चाहे वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहे चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन, एक ही बात है। इवन वो पूछते हैं कि वॉलेटिलिटी कितनी होगी तो हम क्या करते थे, तुरंत ही स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करने बैठ जाते थे, ठीक है। अब ये मशहूर सा क्वेश्चन है ना, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बस ये वैल्यू बदलती रहती है। 64 डेज की वॉलेटिलिटी 56% है, तो डेली वॉलेटिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या था हमारा, टी डेज की वॉलेटिलिटी है ना, टी डेज की वॉलेटिलिटी इक्वल टू होता है डेली वॉलेटिलिटी इंटू √T, डेली वॉलेटिलिटी इंटू √T। टी डेज की वॉलेटिलिटी दी कितनी हुई है सर, 56%, तो टी डेज की 56% इक्वल टू हमारी डेली की वॉलेटिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, कह रहा है, इंटू √T का मतलब कितने दिन, तो 64 डेज की। टी डेज का मतलब यहाँ पर 64 डेज हो गया ना, टी का मतलब यहाँ 64 दिन की वॉलेटिलिटी √64 है ना। तो बस उठा करके 56% इक्वल टू डी इंटू √64, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 8 को इधर ले आएंगे तो 56 डिवाइडेड बाई 8 7%। हमारी डेली वॉलेटिलिटी कितनी निकल कर आ जाएगी, 7%। ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन था, विदाउट ऑप्शन, ठीक है। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन हमने विदाउट ऑप्शन ही पूछे हैं। ओके, तो इसीलिए रिकॉर्ड क्वेश्चंस बड़े ही हेल्पफुल होते हैं क्योंकि पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पढ़ा है इसमें नया क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये पहले नहीं पूछा गया क्वेश्चन है अभी तक, मतलब पिछले 7-8 एग्जामों में मैं देखूं तो ये क्वेश्चन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। तो द शैल बी द मेन इंडिकेटर इन द काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, CCCB काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर फ्रेमवर्क में मेन इंडिकेटर के तौर पर क्या यूज किया जाता है, मेन इंडिकेटर के तौर पर कौन सा गैप यूज किया जाता है, तो ये सर क्रेडिट टू GDP गैप को हम यूज करते हैं। आंसर इज ए, क्रेडिट टू GDP गैप। किसको यूज करेंगे मेन इंडिकेटर के तौर पर, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर में क्रेडिट टू GDP है ना, क्रेडिट टू GDP को यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। आल्टमैन जेड वैसे बहुत दिन से पूछ नहीं रहा था, आल्टमैन जेड स्कोर बहुत दिन से नहीं पूछ रहा था, इस बार पूछा इन्होंने, 2 क्वेश्चन दिए आल्टमैन जेड स्कोर ने। तो आल्टमैन जेड स्कोर जो है फोरकास्ट करता है कि कोई कंपनी है वो बैंकरप्सी में चली जाएगी कितने दिन के अंदर में। आल्टमैन जेड स्कोर हमें बताता है कि कोई भी कंपनी है उसके बैंकरप्सी यानी कि उसके दिवालिया होने का फोरकास्टिंग भविष्यवाणी करता है कितने समय के अंदर में, तो 12 महीनों के अंदर में ये कंपनी, आल्टमैन जेड स्कोर से हम ये पता करते हैं कि कंपनी अगले 12 महीनों में बैंकरप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी।
कितने महीनों के लिए? 12 महीने का बताती है कि 12 महीनों के अंदर में ये कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी होगी 12। ठीक है, उसके बाद में ये भी क्वेश्चन, मतलब एक टेबल होती है ना जो हमारा वो कि मतलब टायर 1 होता है 7%, टायर 2 होता है हमारा कितना, टायर 2 हमारा होता है टायर 2 होगा, टायर 1 होगा, टायर 2 2% होता है, इसमें भी 5.5% हमारा जो है कॉमन इक्विटी टायर 1 होता है, 1.5% हमारा एडिशनल टायर 1 होता है। इस तरीके से ये जो ग्राफ है पूछा जाता है। तो इन्होंने पूछा कि जो टायर 1 रेशियो होता है वो मिनिमम 7% का होता है। ठीक है, टोटल कितना होता है 9% का, उसमें मिनिमम जो है मिनिमम टायर 1 7% होता है और टायर 2 कितना होता है सर 2% होता है। दोनों मिला करके टोटल कैपिटल 9% की होती है। टायर 1 टायर 2 दोनों मिला करके 9% की कैपिटल होती है। ठीक है, तो अगर ये 9% है तो इन्होंने पूछा क्या कि इस टायर 1 में जो 7% है इसमें से 81 का पार्ट कितना है, एडिशनल टायर 1 कितना होता है। तो जो टायर 1 होती है दो पार्ट में होती है, कॉमन इक्विटी टायर 1 और प्लस एडिशनल टायर 1। ठीक है, कॉमन इक्विटी टायर 1 5.5% होती है और एडिशनल टायर 1 आपकी 1.5% होती है। दोनों मिला करके 7% होती है। कितनी होती है 7%। ठीक है, टायर 1 कितना होना चाहिए 7%। तो अगर इस बार ये पूछा है 1.5% वाला, तो अगली बार हो सकता है कॉमन इक्विटी टायर 1 पूछ ले। सो और आंसर विल बी 1.5%। ठीक है, याद रखें एडिशनल टायर 1 हमारा 1.5% होता है। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, हमने उसे इस पर डिस्कशन किया था, एमसीक्यू मैंने करवाया हुआ था कि अगर आपको रिस्क वेटेड एसेट फॉर मार्केट रिस्क कैलकुलेट करना है तो उसको जो है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल चार्ज को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारी बात ये हुई थी कि हमारे देश में जो है जो हमारा CRA होता है वो 9% का होता है। ठीक है, तो अगर 9% हो तो 1/9 अगर हम करते हैं तो सर ये 11.11 आता था। ठीक है, हमारे देश में 9% होता है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो 1 अगर करेंगे 1/9 तो 11.11 आता था। तो हमारे अकॉर्डिंग एज पर आवर गाइडलाइन 11.11 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर कैपिटल चार्ज को तो हमारा रिस्क वेटेड एसेट निकल आएगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है इस पॉइंट पर, लेकिन एग्जाम में इन्होंने 11.11 दिया ही नहीं, 11.11 ऑप्शन में ही नहीं था। तो उस केस में अगर ना हो तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में RWA रिस्क वेटेड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपका CAR 8% होता है। तो 1 अगर 8 करिएगा सर तो ये 12.50 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 12.5 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बिग नॉट अ बिग इशू। कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12.5 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 11.11 चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो 12.5 इंटू आपका कैपिटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन में यदि होता तो हम 11.11, कई लोग पूछते हैं सर कि अगर एग्जाम में 11.11 आ जाए और 12.5 दोनों आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन डिस्प्यूट में आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली वो एक ही ऑप्शन रखेंगे, या तो 11.11 मिल सकता है या 12.5 मिलता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, ये आल्टमैन जेड स्कोर में हमने अभी देखा था कि आल्टमैन जेड स्कोर क्या करता है, अगले 12 मंथ में अगर कंपनी बैंकरप्सी में जा रही है तो उसके बारे में हमें जानकारी देता है अगले 12 मंथ्स में। ठीक है, तो उसी तरीके से आल्टमैन जेड स्कोर कितने फाइनेंशियल रेशियोज का यूज करता है। सो सर दिस इज 5। आल्टमैन जेड स्कोर क्या करता है 5 रेशियो को मिला करके अपना काम करता है। कितने कितने रेशियोज को यूज करता है 5 रेशियोज को ये यूज करता है। सो आंसर विल बी C13 का। सरल सा क्वेश्चन था, देखो चेन रूल की सिंपल डेफिनेशन पूछी हुई थी उन्होंने। द फिक्सिंग ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन वन करेंसी एंड अनदर थ्रू द मीडियम ऑफ सम अदर करेंसी इज डन बाई अ मेथड नोन एज, मतलब एक करेंसी का दूसरी करेंसी के रिस्पेक्ट में हम रेट सेट कर रहे हैं, उसके लिए हम एक तीसरी करेंसी को मीडिएटर के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे सर चेन रूल। ठीक है, क्रॉस रेट भी अगर दिया हो तो क्रॉस रेट भी कह सकेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्रॉस रेट ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस रेट होगा तो क्रॉस रेट कर देंगे, अदरवाइज चेन रूल इज ओके। ठीक है सर, ध्यान रखिए। अब ये ना कहिए कि सर अगर दोनों आ जाएं तो क्या करिएगा, नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि IIBF को भी अपनी गरिमा बचानी होती है, उनको भी ये होता है कि डिस्प्यूट ना बने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी अथराइज द डील टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज विल बी एलिजिबल टू सेटल IBU, यानी कि IFSC में बैंकिंग यूनिट खोलने के लिए किसको एलिजिबल किया गया है। सवाल ये था कि इनमें से कौन कौन आपका IFSC में बिजनेस यूनिट खोल सकता है या बैंकिंग यूनिट खोल सकता है। तो इसके लिए सर
पब्लिक सेक्टर के बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों को अलाउ किया गया है। किसको? पब्लिक सेक्टर के बैंकों को और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को, दोनों को अलाउ किया गया है IBU सेटअप करने के लिए। मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 9 है, मॉड्यूल ए में डिटेल में चर्चा हुई है। ओके, पर क्वेश्चन नया था। ठीक है, RONR मतलब सिलेबस में नया आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछा गया था। तो ये पूछा था कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही नहीं है RNOR के बारे में। तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, तो उसमें कंडीशन है कि भाई लास्ट 10 में से 9 साल वो इंडिया के बाहर रहा हो, या फिर पिछले जो है 7 ईयर में इंडिया में रहा हो, कम नॉट लेस देन फॉर लेस देन 730 डेज, 730 दिन से कम रहा हो इंडिया में पिछले 7 सालों में। ठीक है, या फिर डीम्ड रेजिडेंट हो जिसकी 15 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम हो इंडियन सोर्सेज से, और ये है फॉर स्टेड आउटसाइड इंडिया फॉर मोर देन 182 डे। ठीक है, तो ये कंडीशन NRI के लिए होती है। ठीक है, 182 दिन से ज़्यादा रहने वाली कंडीशन NRI वगैरह के लिए होती है। इस कंडीशन का RNOR से कोई लेना देना नहीं है। तो गड़बड़ था हमारा कौन सा? C में गड़बड़ी थी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और बहुत ही सरल क्वेश्चन में से एक है, विश्वास करिए, इससे सरल क्या ही है ना। काफ़ी दिन बाद पूछा इन्होंने, पर क्वेश्चन सरल है। FCNRB में सिर्फ FD होती हैं, राइट, मैंने आपको बताया हुआ है कि सिर्फ FD होती हैं, डॉलर में होती है, फॉरेन करेंसी में होती है, डॉलर ही नहीं फॉरेन करेंसी में होती है। उसके बाद में इसमें जो रिस्क होता है वो बैंक बियर करता है, सारी बातें आपको क्लियर करिए। और मैक्सिमम टाइम पीरियड सर इसका 5 साल का होता है। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है इस FD का? 5 ईयर होता है। तो सारा डिस्कशन ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हुआ है, 5 साल इसकी लिमिट होती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, थोड़ा सा डिफरेंस मतलब हल्का सा चेंजेस है, बाकी ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने कई सारे करवा रखे हैं आपको। तो एक डील 1 फरवरी को की गई। ठीक है, 1 फरवरी को की गई, उस दिन जो है वेडनेसडे था। ठीक है, और ऑन स्पॉट बेसिस। तो हम आगे कुछ ना पढ़ें, तो सिर्फ ये देखें कि 1 फरवरी को वेडनेसडे था, तो सर 2 फरवरी को थर्सडे होगा और 3 फरवरी को फ्राइडे होगा। ठीक है, तो अगर इस दिन डील हो जाती है तो उसे कैश या रेडी डील बोलते हैं, इस दिन डील हो जाती है तो इसे टर्म बोलते हैं, और टर्म के बाद जो होती है उसे स्पॉट बोलते हैं। तो हम मेरे हिसाब से 3 तारीख को काम बन जाना चाहिए। ठीक है, सेटलमेंट की डेट क्या होनी चाहिए? डेट ऑफ सेटलमेंट क्या होनी चाहिए? आइडली आदर्श तौर पर 3 तारीख को सेटलमेंट हो जाना चाहिए अगर ये डील हुई है 1 फरवरी वेडनेसडे के दिन। लेकिन कंडीशन में कहा गया कि भाई USA में हॉलीडे है 3 फरवरी को, तो अगर 3 तारीख को छुट्टी हो गई तो 3 को तो होगी नहीं, तो 4 फरवरी को मामला चला जाएगा। 4 फरवरी को सर सैटरडे पड़ रहा है, और बैंक जो है फॉरेक्स सैटरडे संडे नहीं चलता। ध्यान रखें, यूनिवर्सली जो है सैटरडे और संडे को फॉरेक्स नहीं चलता। तो 4 तारीख को सैटरडे है तो छुट्टी है, इस दिन भी नहीं होगा। 5 फरवरी को छुट्टी है, इस दिन भी नहीं होगा। तो अब आते हैं सर 6 फरवरी को, इस दिन डील हो सकती है। ठीक है, इस दिन सेटलमेंट हो सकता है, डील नहीं कहूँगा मैं, सेटलमेंट इस दिन हो सकता है, बशर्ते कि दोनों कंट्री में छुट्टी ना हो। बशर्ते कि दोनों कंट्री में, एक में भी छुट्टी है तो अगले दिन जाएंगे। जैसे यहाँ 3 तारीख को सिर्फ US में छुट्टी थी, इंडिया में नहीं थी। हम डॉलर और INR की बात करें तो सिर्फ हमारे लिए कंसर्न कौन है? US यानी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पे मोदी जी। ठीक है, हमारे लिए 2 ही कंसर्न हैं। तो छुट्टी US में थी तो नहीं सेटलमेंट हो सकता। अब अगर 6 को इंडिया में छुट्टी हो तो नहीं सेटलमेंट हो सकता। ठीक है, लेकिन आगे बढ़े और हमने देखा कि मंडे 6 फरवरी को यूरोपियन यूनियन में छुट्टी है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में छुट्टी हो, चाहे युगांडा में छुट्टी हो, चाहे नेपाल में छुट्टी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता सर? क्योंकि हमें सिर्फ 2 कंट्रीज से मतलब है, US और INR से। तो US मतलब अमेरिका में छुट्टी ना हो, INR मतलब इंडिया में छुट्टी ना हो, वहाँ नहीं छुट्टी है, तो ये डेट हमको कोई प्रभाव नहीं डालेगी। 6 फरवरी हमारे लिए इररिलेवेंट है। ठीक है, हमारे लिए इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं निकलता। तो हमारा जो सेटलमेंट होगा सर वो 6 फरवरी को हैपन हो जाएगा। कितनी तारीख हो जाएगा सर? 6 फरवरी को सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन मैंने सर पहले भी करवा रखे हैं। देखिए जो बातें मैंने आपको बताई वही यहाँ पर लिखा हुआ है, और पहले भी 2-3 न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूँ, ऐसा नया नहीं है ये। तो यहाँ देखिए 1 फरवरी को वेडनेसडे था, अगर इस दिन सेटलमेंट हो तो कैश डील बोलेंगे। 2 फरवरी को जो है थर्सडे है, अगर उस दिन सेटलमेंट हो तो टर्म डील बोलेंगे। 3 फरवरी को फ्राइडे है और स्पॉट डील यही पड़ेगी। ठीक है, तो इस दिन सेटलमेंट होना चाहिए, लेकिन चूंकि US में छुट्टी है तो बात खत्म हो गई। हॉलीडे होती है फॉरेक्स मार्केट में 4 तारीख को, संडे को हॉलीडे होती है फॉरेक्स मार्केट में, 5 को नहीं होगा। नाउ इट कम्स टू मंडे। मंडे को सेटलमेंट होना चाहिए।
6 फरवरी को सेटलमेंट होना चाहिए, बशर्ते कि ना यूएस में छुट्टी हो ना ही इंडिया में छुट्टी हो। अगर इंडिया और यूएस में छुट्टी नहीं है तो अब जिन्होंने कहा है कि भाई 6 फरवरी छुट्टी तो है, मंडे को छुट्टी तो है, लेकिन नाइदर इन इंडिया नार इन अमेरिका, कहाँ है, यूरोपियन यूनियन में, तो हमें वो फ़र्क नहीं डालती है, वो हमें फ़र्क नहीं डालती है। सो आवर सेटलमेंट विल टेक प्लेस ऑन 6 फरवरी, ठीक है। अगर ये होता है कि भाई 6 फरवरी को इंडिया में छुट्टी है तो एक दिन और चले जाइए, 7 फरवरी को सेटलमेंट हो जाता। ऐसे भी क्वेश्चन ये बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। न्यूमेरिकल पूछा था इन्होंने। न्यूमेरिकल क्या है हमारा कि भाई एक बैंक है, उसका लवरेज रेशियो, तो सवाल यह है कि लवरेज रेशियो 4.5 का है, तो लवरेज रेशियो इक्वल टू होता है कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर, ठीक है। मेजर हटा दूं अगर मैं तो सिंपल पूंजी कैपिटल कितनी है डिवाइड बाय बैंक ने लोन कितना दिया हुआ है, एक्सपोजर कितना लिया हुआ है, ठीक है। तो लवरेज रेशियो इज 4.5, लेट्स पुट इट हियर। टायर 1 कैपिटल, ठीक है, इसी को ही हम कैपिटल मानेंगे 4.1 को, ये जो 11,550 को हम कैपिटल मानेंगे, डिवाइडेड बाई एक्सपोजर हमें पता करने के लिए बोला गया है, बस इतना सिंपल सही है। अब एक्सपोजर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सपोजर इक्वल टू अगर ये इधर जाएगा तो 11,550 आपका इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4.5%। चूँकि परसेंट है तो परसेंट को हटाने के लिए हमें जो है 100 का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है, आप समझ पा रहे होंगे। तो 100 ऊपर चला जाएगा, और अब आप इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सर यही, मेरे ख्याल से ये आएगा, ठीक। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, ओके, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कितना है हमारा 11,550 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 100, सॉल्व कर लीजिए। 256,667 करोड़ आ जाएगा। तो इतना लोन जो है बैंक ने बांट रखा है, कुल मिलाकर के ये है, ठीक है। लवरेज का मतलब समझते ही होंगे कि लोन लेकर के या लोन दे करके जो है बिजनेस को चलाना एक तरीके से, ठीक है। तो हमने मतलब हमने इतना लोन दे रखा है, हमने कितना लोन दे रखा है सर, 2,56,666 रुपये का लोन दे रखा है, और पूंजी हमारे पास कैपिटल के तौर पर 11,550 रुपये मात्र हैं। तो इसका मतलब हमारा लवरेज रेशियो कितना है, 4.5% का है। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक बैंक की टायर 1 कैपिटल इतनी दी हुई है, टायर 1 कैपिटल इतनी दी हुई है, और उसका एक्सपोजर मेजर इतना है, तो लवरेज रेशियो कैलकुलेट करिए। तो अगेन लवरेज रेशियो इक्वल टू सिंपल कैपिटल डिवाइडेड बाई एक्सपोजर, बस ये याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आसान सा क्वेश्चन था, बस कन्फ्यूजन करता है इसलिए जो है दिक्कत होती है। सेम चीज़ परसेंटेज का इफेक्ट ऊपर जाएगा, समझ लीजिएगा। ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी, नो इशूज, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लीव कर दीजिएगा अपना कमेंट। अब है कि अगर यूएसडी आईएनआर का रेट इतना है, जीबीपी यूएसडी का रेट इतना है, तो आपको बिड रेट बताना है जीबीपी आईएनआर का। साथ में इन्होंने कहा कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर करने हैं, विदाउट ऑप्शन था ये, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें भी नहीं है। देखो हमें क्या निकालना है सर, जीबीपी अपान आईएनआर। जो हमने क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट समझा था उसमें हमने देखा था कि जीबीपी चाहिए, तो देखो जीबीपी कहाँ है सर, यहाँ पर है जीबीपी, ठीक है। ऊपर चाहिए, हाँ सर ऊपर है, तो बिड रेट पूछ रहा है, यानी बिड का मतलब बाई, ये वाला रेट हम ले लेंगे 1.2212। ऊपर चाहिए था जीबीपी और ऊपर है जीबीपी, तो जो बाई लो, बिड का मतलब बाई करने वाला रेट है, तो लो वाला ले लेंगे, तो ये लो ले लिया। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और देखेंगे कि हमें आईएनआर नीचे चाहिए, तो क्या आईएनआर नीचे है, सवाल पूछिए कि क्या आईएनआर नीचे है, हाँ किस्मत अच्छी है, आईएनआर नीचे है, तो यहाँ पर भी जो छोटा है उसी को ही ले लेंगे, ठीक है। अगर ना होता आईएनआर नीचे तो उस केस में बाई की जगह सेल वाला रेट लेंगे, क्योंकि नीचे है तो बाई वाला ही रेट ले लेंगे, सिंपल सा। तो सर ये हो जाएगा 82.5445, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसका, बस काम खत्म हो जाएगा। सरल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। तो ये हो जाएगा सर हमारा 100.8033 के आसपास आ जाएगा आपका, ठीक, 100.8033 के आसपास में, 8033 के आसपास में, 100.8033 के आसपास में आ जाएगा। 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहा इन्होंने, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको ये वर्चुअल कीबोर्ड की सहायता से इंसर्ट करना है, ठीक है।
तो क्रॉस रेट को मैंने पढ़ाया था दिसंबर की जो लाइव क्लास हुई तो उसमें से एक क्लास थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बाद में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है कोई बात नहीं, गलती हुई है, लोग बोले कन्फ्यूजन हो जाती, बट ईजी है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा अपना। ठीक है सर, तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन, हमारे सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है और इसके सारे के आंसर यहाँ पर नीचे प्रोवाइडेड हैं। तो मैं ये PDF आपको गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। ये वीडियो आपको ऐप पे भी मिल जाएगा या आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, कहीं भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जिनका 22 को एग्ज़ाम है इसको देख करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।